हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग थर्ड क्लास यानी थर्ड लेक्चर लेके आए हैं सॉल्यूशंस चैप्टर केमिस्ट्री का। पहले दो चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट पेज 1, 2 और 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। लास्ट का पार्ट एक मोल फ्रैक्शन बचा था जो मैंने बोला कि मैं कंटिन्यू करूँगा अब मेरे थर्ड लेक्चर में। तो मोल फ्रैक्शन समझने के पहले हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये मोल क्या होता है, क्योंकि अगर हमको मोल समझ में आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहले बात तो मोल को समझने के लिए वी हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट। ओके, एट 9th क्लास में मोल पहली बार बताया गया था, CBSE 9th क्लास में। ये होता क्या है, देखिए, अगर आपको तभी नहीं समझा रहेगा तो अभी डेफिनेटली आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट हम बनाएंगे नहीं। सिर्फ फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि केला आपको ख़रीदना है, तो नॉर्मली 1 और 2 केला तो कुछ लोग खरीद सकते, जाके बोल सकते कि 2 केला खरीदना है, किसी को वहीं खड़े खड़े खाना है तो बात और है। पर यूजुअली हम केला जब यानी बनानास जब हम खरीदते हैं तो यूजुअली वी बाय इट इन डजन्स रादर देन किलोस। ओके, वी बाय इट इन डजन्स, दैट्स द नॉर्मल प्रैक्टिस। सम प्लेसेस इट माइट बी इन किलोस, सो दैट ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड। जो कुछ चीज़ हम खरीदते हैं तो एक वे होता है, नहीं हम लोग को दुकानदार को बोलना पड़ता है भाई 1 डज़न बनाना दे दो या 1 किलो बनाना दे दो, तो हम वो जो बता रहे हैं दुकानदार को तो उसको समझिए आपको क्या देना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वांटिटी को हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो अभी ये तो बनाना तो हमको दिखता है, वो एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स की तरह तो छोटे छोटे नहीं है। अभी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं, इनको हम बोल नहीं सकते भाई किलो में दे दो या डज़न में दे दो। तो इनको बोलने का तरीका तो है मोल, यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मोल यार दे दो, 1 मोल दे दो हमको सोडियम का। अभी सोडियम एक एटम होता है या एक मॉलिक्यूल है, समझो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन H तो एटम होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है। तो मतलब हाइड्रोजन का अगर हम समझे तो हाइड्रोजन H2 जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है और उसका H जो होता है वो एटम होता है। तो ऑब्वियसली हमको अगर H2 मॉलिक्यूल हमको चाहिए तो व्हाट विल डू, वी विल से दैट भाई 1 मोल हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन एटम दे दो, या फिर हम बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे लो। इस तरह से हम चलेंगे, राइट। यानी देयर इज़ अ वे टू टेल समवन, और क्वांटाइजेशन जो उसका हो सकता है, यानी क्वांटिटी में अगर हम उसको डील करना है तो हम इस तरह से बोलेंगे, तो वही होता है मोल। तो मोल यानी छोटी छोटी चीज़ें जैसे आयंस, मॉलिक्यूल्स, और जो दिखाई हमको नहीं देते उसको अगर हमको एक तरह से मेजरेबल क्वांटिटी में लाना है तो उसमें हम मोल यूज़ करते हैं। वैसे 1 मोल के बारे में और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, आई एम श्योर, कि 1 मोल 6.022 10 की पावर 23 होता है। तो कुछ ऐसे एवोगैड्रोस नंबर, इसके बारे में कुछ लोगों को पता है। यानी इतना ज़्यादा 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसा बोला जाता है ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑलमोस्ट हमारे अर्थ को सराउंड कर देगा। इस तरह से हम समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है 1 मोल, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर उसका डिटेल्स एक्चुअली में इस क्लास में यानी आज के क्लास में हम लोग वो एवोगैड्रोस नंबर और उसमें तो नहीं जाने वाले। आपको सिर्फ एक समझ होनी चाहिए मोल क्या होता है। और एक बात आपको समझ होनी चाहिए वो है फ्रैक्शन के बारे में। अब देखिए, फ्रैक्शन के बारे में समझने के लिए आपको समझना है कि ये फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए 1/2 अगर है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो एक ब्रेड है उसका आपने 2 पार्ट किया, समझिए आधा, 1 पार्ट आपको मिला और 1 पार्ट आपके फ्रेंड को मिला, यानी आपको हाफ पार्ट मिला। ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक ब्रेड है सपोज़, तो उसको आप लोगों ने 4 पार्ट किया और आपने 2 पार्ट लिया और आपके फ्रेंड ने 2 पार्ट लिया, तो ये जो बन जाएगा 2 आउट ऑफ 4 पार्ट्स आपको मिला। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको क्या पार्ट मिला, 2 आउट ऑफ 4 पार्ट्स मिला कि नहीं। इसमें से ये जो 4 टुकड़े होते हैं ब्रेड के, उसमें से आपको अगर 2 पार्ट मिल जाता है तो 2 आउट ऑफ, यानी ये फाइनली इसका आंसर जो आ जाता है वो इज़ इक्वल टू 1/2 ही आ गया कैंसिल करने के बाद। यानी आपको पूरे ब्रेड का हाफ, आधा हिस्सा आपको ही मिला। इस तरह से आप समझोगे तो ये फ्रैक्शन होता है। और आप देखोगे अगर आपको आधा हिस्सा मिला है, यानी समझ लीजिए आपको 2/4 मिला है, तो आपके फ्रेंड को भी तो 2/4 मिला, और उन दोनों को ऐड करके आपको आंसर 1 ही आएगा। आप ऐड करके देख सकते हो 1/2 + 1/2 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह से अभी आप समझ सकते हो कि आंसर तो फाइनली 1 ही आ रहा है। यानी फ्रैक्शन 1 से कम होते हैं, जैसे आप ऐसे समझो कि फ्रैक्शन जो है 1 से कम होते हैं, लेकिन उसका टोटल हमेशा 1 ही होता है। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, पर उसका टोटल हमेशा 1 होता है। सिर्फ 1/2 को अगर हम समझते तो वो 1 से कम नहीं है। अगर 1/2 कंसिडर करते हो, क्या वो 0.5 है?
एब्सोल्युटली। तो क्या वो 1 से कम है? बिल्कुल है, फ्रैक्शन 1 से कम होता है। पर फ्रैक्शन को जब हम ऐड कर देते हैं, यानी जितने फ्रैक्शन निकल के आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन को समझने के लिए, ताकि आपको ये समझ में क्लियरली आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए हमने फ्रैक्शन ले लिया, 3 फ्रैक्शन ले लिए। समझिए हमारे पास एक चपाती है, ठीक है, हम एक चपाती लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये चपाती है और उसके हमने 3 पार्ट कर दिए, सपोज़ 3 पार्ट हमने कर दिए, तो हर एक पार्ट क्या हो गया? 1/3 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 पार्ट है, उसमें से हर एक पार्ट क्या होगा? 1/3। और 1/3.33 कुछ आता है, यानी अगर हम 1/3 का कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमको 0.3333 कुछ मिलेगा, 0.333। तो इनको जब हम ऐड करते हैं, ये तीनों भी 1 से कम है, लेकिन हम तीनों को जब ऐड करते हैं, यानी हम 1/3 + 1/3 + 1/3 करते हैं, तो हमको आंसर क्या मिल जाता है वहाँ पर? अगर हम तीनों को 1/3 ऐड कर देते हैं, तो हमको आंसर इक्वल टू 3/3 मिलेगा, जो कि 1 आ जाएगा। तो इन्हीं फ्रैक्शंस को ऐड करके हमको डेफिनेटली 1 ही मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि सारे फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको ऐड करके हमको हमेशा आंसर 1 मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है फ्रैक्शन के बारे में, तो आसानी से इस जो टॉपिक है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम मोल फ्रैक्शन है। पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत मोल के बारे में नॉलेज दिया, और अभी हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, और फ्रैक्शन को डील करेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर ये टुगेदर हम वर्ड लेते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कॉमनली यूज सिंबल्स फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स, यानी मोल फ्रैक्शन को हमेशा हम आगे चैप्टर में एक्स डिनोट करेंगे। हम किससे डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन को? हमेशा और हमेशा हम लोग एक्स से ही डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन में डील कर रहे हैं, किस में डील कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा? एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम 2 चीज़ का ही निकाल सकते हैं, यानी 2 चीज़ का, यानी कौन से 2 चीज़ का? अगर हम समझो कंसिडर कर रहे हैं कि सोल्यूट आपका ए है और सॉल्वेंट आपका बी है, तो ये दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकल सकता है। यानी कि हम ये जो पूरा हम लोग करने वाले हैं, इसमें 2 ही चीज़ निकाल पाएंगे, यानी हम इधर एक्स से निकाल पाएंगे, ठीक है ना, या फिर एक्स बी निकाल पाएंगे। तो इसको छोड़ के तो और कुछ फॉर्मूला नहीं बनेगा। एक से ज़्यादा सोल्यूट अगर होता है तो ऑब्वियसली एक्स ए एक्स बी एक्स ही हो सकता है, पर क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं, तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इधर एक्स से होगा, एक्स बी होगा। अभी कुछ लोगों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया रहेगा, तो हम लोग थोड़ा सा ना इसका न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन कंपोनेंट, अभी जब मैं बोल रहा हूँ कोई कंपोनेंट, यानी मैं सोल्यूट का बात कर रहा हूँ या सॉल्वेंट का बात कर रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, सपोज मैं सोल्यूट का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पर जो कंपोनेंट रखूँगा वो सोल्यूट रहेगा, और नीचे जो रखूँगा वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर Na रखा गया है और Na+B, यानी Na+Nb रखा गया है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि एक बीकर में सपोज़ कीजिए कि कुछ सोल्यूट गया है, ठीक है ना। अब कितना सोल्यूट गया है? अभी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पहला कंपोनेंट सपोज़, तो वो सोल्यूट जो इसमें गया है वो सपोज़ Na है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन जो उसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो Nb है, मतलब मोल्स है इतने। मैंने जैसे बताया, देखिए ये जो सोल्यूट है ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं जो हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको मोल्स में गिन रहे हैं। यानी हम जो Na अंदर डाल रहे हैं वो एक तरह से मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और Nb जो नीचे है एज अ सॉल्वेंट, तो वो है Nb, यानी सॉल्वेंट है उस बीकर में। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। और बात इतनी सी है कि अगर हमको एक का फ्रैक्शन चाहिए, मतलब फ्रैक्शन ऑब्वियसली टोटल इनका तो 1 आएगा, जैसे मैंने भी बात किया था कि फ्रैक्शन में हमेशा 2 ही तो चीज़ इन्वॉल्व है। अगर मेरे पास ऐसी 2 ही चीज़ें हैं, तो इनका दोनों का आंसर ऐसा ज़रूर नहीं कि हाफ हाफ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बहुत ही कम हो। ऐसा आप समझ के चल सकते हैं कि समझ लीजिए सॉल्वेंट पूरा इतना है, ठीक है ना। सॉल्वेंट कितना है आपका? थोड़ा सॉल्वेंट बड़ा करते हैं, आपको तो पता है सॉल्वेंट बहुत हायर अमाउंट में होता है, तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट है, देखिए इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ सोल्यूट इतना है, ओके, ये पूरा का पूरा जो है सॉल्वेंट है इस पूरे पार्ट में, ये टोटल पार्ट में, यानी ये जो आपका पार्ट है ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट है, और यही आपका Nb है। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो पार्ट है ये वाला आपका
सोल्यूट का पार्ट है, ये पूरा पार्ट, छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पूरा सोल्यूट है, तो ये NB है। तो इसका फ्रैक्शन ऑब्वियसली कम आएगा और इसका फ्रैक्शन यानी नीचे वाला जो ग्रीन किया हो मैंने, इसका फ्रैक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। ये तो होना ही है क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। तो इस चीज़ को ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने, बहुत सीधा सा चीज़ है कि अगर मुझे सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है, सपोज़ कीजिए अगर मुझे सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है, जिसका भी कैलकुलेट करना है उसका मोल फ्रैक्शन ऊपर आएगा। यानी अगर मुझे सपोज़ कीजिए सोल्यूट का कैलकुलेट करना है तो सोल्यूट Na ऊपर आएगा। अगर मुझे सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है, सपोज़ मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मेरा आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं है पर ये आएगा। एक और वे है, ये इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने अगर सपोज़ कीजिए कि मैंने x से निकाल लिया है, सपोज़ जैसे मैंने बताया आपको कि 1/4, तो 1 से अगर इसको माइनस कर दे तो हमको x भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा हम 3/4 लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, यानी आपको अगर 1/4 कैलकुलेट कर लिया है तो हमको फिर से फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमको जो है ये 3/4 डायरेक्टली इस फार्मूला से मिल जाता है कि टोटल जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो 1 होती है, और हमने अगर x से निकाल लिया है तो x भी तो 3/4 रहेगा ही रहेगा। इस तरह से आप समझ सकते हो मोल फ्रैक्शन को। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन का कि x से x भी निकालने के दो तरीके, या तो आप x से निकालना है आपको, या तो आप ऐसा करो कि आप ये वाला फार्मूला डायरेक्टली लगा दो x से निकालने के लिए, या तो फिर आपको अगर x भी निकालना है तो आप xp में डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा दो, NB अपॉन Na प्लस NB, ये भी चलेगा। तो इससे थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। दोनों निकाल लिया, कहानी ख़त्म। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो x से निकाल लो और 1 से माइनस कर दो तो x भी डायरेक्टली मिल जाएगा। अब देखिए नीचे कुछ फार्मूलेज दिया हुआ है, ये फार्मूला देखिए हमारा जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें तो यूज़ नहीं होगा अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूट है। देखिए सॉल्वेंट तो एक होगा जो हायर अमाउंट में होगा, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूट है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो साइन है यहाँ पर सिग्मा साइन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये साइन जो है यहाँ पर, इसको हम सिग्मा साइन बोलते हैं, जो कि इस तरह से कुछ होता है। इसका मतलब होता है टोटल, इसका मतलब है टोटल या नेट बोलते हैं। इसको समेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, या तो टोटल बोलते हैं या नेट बोलते हैं। ठीक है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, यानी आप ऐड कर रहे हैं। तो नीचे आपको पता ही है फॉर्मूला, अभी मैंने बताया कि नीचे का डिनोमिनेटर में हम सारे सोल्यूट और सॉल्वेंट सारे के सारे ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ऊपर न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर यानी इधर जो है जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है वही ऊपर होता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन मोल फ्रैक्शन का होता है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ और लिखा है, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। यानी जहाँ पे गैस के मिक्सचर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा गैस प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे अगर हमको कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है जैसे वेपर प्रेशर या कुछ, तो मोल फ्रैक्शन बहुत काम आएगा। और ये डेफिनेटली आगे के क्लासेस में हमको बहुत काम आएगा। फार्मूला को हम देखेंगे किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे मैंने बताया था मैं पेज बाय पेज कवर करने वाला हूँ, तो आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए धीरे धीरे से। नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट इथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल का यहाँ पे आपको फार्मूला भी दे रखा है, यानी इथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला आपको दे के रखा है, जिसमें कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, पर उनके जो है ये 2 इसके एटम है और इसके 6 एटम्स है, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। तो इस तरह से हमको दे के रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ये किस काम आएगा हमको, अगर आपको पता है कोई भी फार्मूला दिया हुआ है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको समझिए एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं मोलार मास। ये मोलार मास का क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग देखते हैं, मोलार मास कैलकुलेट क्यों करना है वो भी देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मोलार मास अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है वो भी देखते हैं। अभी मोल्स का फार्मूला बहुत लोगों को याद नहीं रहेगा, तो मैं मोल्स का पहले फार्मूला दे देता हूँ, क्योंकि मोल्स का फार्मूला जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोल का फार्मूला होता है अगर मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स ढूंढना है, ठीक है ना, कभी भी, तो एक ही फार्मूला से आपका काम बन जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो वो है गिवन मास, यानी जो मास दिया रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है मोलार मास से।
तो इसको आप अच्छे से अपने बुक में लिख लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है उसका एक ही फार्मूला है, आपको बहुत सारे फार्मूले लर्न नहीं करने हैं, एक ही फार्मूला है, जो मास हमको दिया रहेगा जिस चीज़ का हमको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है। यानी देखिए, अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमको हो सकता है सोल्यूट का निकालना पड़े, या हमको हो सकता है नंबर ऑफ़ मोल्स सॉल्वेंट का निकालना पड़े। जिस चीज़ का भी निकालना है उस चीज़ का आपको मास गिवन अगर दिया हुआ है, मोलार मास कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको क्लियरली नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाता है। ये प्लीज़ नोट कर दीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को बहुत यूज़ किया गया है इस पूरे क्लास में, ठीक है, और आगे के क्लासेस में भी। यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल बाय मास। देखिए अभी एक बात तो पक्का है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ 20% इथाइल ग्लाइकॉल है, तो बाकी क्या रहेगा, बाकी डेफिनेटली उसमें वाटर होगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो पानी 80% है तो वो सॉल्वेंट है। देखिए यहाँ पे पानी अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कंसिडर करके भाई वो पानी है, तो पानी उसमें 80% है, और ये जो है आपका इथाइल ग्लाइकॉल जो है, या जिसको इथिलीन ग्लाइकॉल भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली क्वेश्चन में कि भाई दो चीज़ें हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है क्लियरली, और उसमें दो चीज़ें हैं, एक है इथिलीन ग्लाइकॉल, सॉरी मैंने इथाइल बोल दिया, इथिलीन ग्लाइकॉल, और सेकंड चीज़ है वाटर। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, और कुछ परसेंटेज में दिया। देखिए परसेंटेज में डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि भाई कितना मास में है, आपको ये नहीं पता कि कितना ग्राम्स इथिलीन ग्लाइकॉल है और कितना ग्राम्स वाटर है, ये आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। परसेंटेज में दिया तो आप एक काम करो, 100 है टोटल समझ लो, यानी क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, यानी 100 सॉल्यूशन का ग्राम्स में है सपोज कीजिए, तो उसमें 80 ग्राम्स प्लस 20 ग्राम्स आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। 80 ग्राम्स एंड 20 ग्राम्स आप अलग कर सकते हो। 80 ग्राम्स आप कंसिडर कर लो भाई जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है, ठीक है, और जो 20 ग्राम्स है उसको आप कंसिडर कर लो कि भाई वो इथिलीन ग्लाइकॉल है। देखिए ये मेरा अजम्पशन है, कहीं पर भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, परसेंटेज में कुछ काम चल रहा है, लेकिन परसेंटेज में हम सम को नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए ये हमारा जो है अजम्पशन है कि लेट्स टेक 100 ग्राम्स एज द सॉल्यूशन इन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स टेक 100 ग्राम्स एज द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझो, ये जो अजम्पशन मैंने अभी अंडरलाइन किया है ये एक अजम्पशन है। उसमें 20 ग्राम्स इथिलीन ग्लाइकॉल है, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर 20 ग्राम्स क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ आपको, देखिए 20 ग्राम्स इथिलीन ग्लाइकॉल है, तो इसको आपको अजम्पशन को ध्यान देना है, ठीक है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल को 20 ग्राम्स ले लिया और 80 ग्राम्स पानी ले लिया, तो ये मास गिवन तो हो गया। चलो यार, फार्मूला मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स का निकालने, तो मास गिवन हो गया। मोलार मास कैसे निकालते, देखिए मोलार मास ये जो यहाँ पर है इथिलीन ग्लाइकॉल का निकाला गया है। कैसे निकाले, इसमें 3 एटम्स है अलग अलग टाइप के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके एटॉमिक मासेस आपको दिए रहेंगे। कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, अगर आपको पता नहीं है तो लिख लीजिए, कार्बन का होता है 12, ठीक है, अभी तो यहाँ पर दिया नहीं है, एग्ज़ाम में दिया रहेगा। हाइड्रोजन का होता है 1, ओके, और ऑक्सीजन का होता है आपका 16। तो ये तीनों एटॉमिक मास आपको दिया रहेगा, और ऑब्वियसली हमने इसको 2 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया उसको देखिए, 2 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 आप क्लियरली देख सकते हो कि 2 ही कार्बन है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई कार्बन जो है वो 2 ही है। प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस, हियर यू कैन क्लियरली सी दैट कार्बन इज़ 2। और हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन कितना है, यू कैन क्लियरली सी दैट हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। और फिर से ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन को भी देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और फाइनल आंसर हमारा आ जाता है 62 ग्राम्स आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये हो गया आपका मोलार मास कैलकुलेशन। वाटर का भी आसान है। अब देखिए वाटर में 2 H2O होता है वो, ठीक है। वाटर में क्या होता है, H2 होता है, यानी हमारे पास 2 ही एटम्स है डिफरेंट टाइप्स के। हाइड्रोजन का तो बात हमने पहले से कर लिया, 1 है, और ऑक्सीजन का हमने बता दिया 16 है। तो H2O कैलकुलेट करना आसान है, H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो आपको 2 से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर वो लोग ने एग्जैक्टली वही किया 18 लाने के लिए। यहाँ पर जो 18 लाया हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फार्मूला है, फिर से आप याद कीजिए नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला था। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला था मास गिवन अपॉन मोलार मास, यानी देखिए वो जो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है यहाँ पे यूज़ किया गया, देखिए मास गिवन अपॉन मोलार मास यहाँ पे यूज़ हुआ है,
कैसे, लेट्स सी हाउ। ओके, आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हुआ है, लेट्स सी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट है, ये जो है ये मास गिवन है, और ये जो नीचे वाला है ये मोलार मास है। यहाँ पर भी देखिए ये है मास गिवन ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है ये मोलार मास है। इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। तो नीचे मोलार मास होता है, ऊपर मास गिवन होता है। 20 और 80 रिस्पेक्टिवली जो हमको यहाँ पे मिला है वो तो हमारा अजम्पशन है। यानी ये जो 20 और 80 है, यानी ये जो 20 है और यहाँ पे ये जो 80 है, ये हमारा एजम्पशन ही तो था, और मोलार मास हमने कैलकुलेट कर लिया। उन दोनों को डिवाइड करके हमको दोनों के मोल्स मिल गए। यानी किसके मोल्स मिल गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या था, इथिलीन ग्लाइकॉल, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर। ये दोनों निकाल लिया, और फिर अपना फेमस फार्मूला आ चुका है जो कि है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। वो क्या है, ऊपर आपको रखना है मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आपको रखना है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको रखना है। इससे आपको ये जो मिला है यहाँ पर, ये है क्या, यहाँ पर ये अगर आपको यहाँ पर मिला है ये 0.068, ये फ्रैक्शन पॉइंट में यदि कि 1 से कम है, ये आपको मिला है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट यानी ग्लाइकॉल। इसको अगर आपने 1 से माइनस कर दिया तो 0.932 ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसको आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। यानी आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ यही वाला करना है या तो फिर यही वाला करना है, आपको जो चाहे वो कर सकते हैं। दोनों में आंसर सेम आता है, जो मैंने पहले के एक्सप्लेनेशन में ही बताया। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया, और आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लास में मोल फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट ये पेज को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच, और कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, एंड यू डेफिनेटली हैव अ गुड डे। थैंक यू।